हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शर्मा। वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे हमने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। एक तो होती है हमारी लिपिड बाइलेयर, और फिर मैंने बताया कि वहां पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, तो मेनली लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर के हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है। ठीक है, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने लिपिड बाइलेयर के बारे में बात की, हमने वहां पे बहुत कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट लिपिड बाइलेयर के बारे में वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिपिड बाइलेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके बारे में, कि वहां पे कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और साथ ही साथ हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती हैं उनकी, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर बेसिकली करती क्या है? लिपिड बाइलेयर बैरियर बनाती हैं। ठीक है, पोलर सॉल्यूट्स के लिए सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जाएंगे, या फिर जो भी सेलुलर एक्सचेंजेज होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, उनको मेंटेन कर, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करती हैं। लेकिन उनके साथ साथ में सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैक्सिमम फंक्शंस को गवर्न करती हैं और मेडिएट करती हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें तो बाई मास, अगर एनिमल सेल की हम लोग बात करें तो वहां पे बाई मास 50% मास जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है। 50% मास प्रोटीन का होता है, और बाकी का जो रिमेनिंग होता है बाई मास, बाकी का जो रिमेनिंग मास होता है वो इस लिपिड का होता है। और प्लस मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में वहां पे कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बाकी का जो रिमेनिंग 50% होता है उसमें आपके शुगर और लिपिड मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए बाई मास हमने आपको बताया कि वहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं बाई मास। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें नंबर्स की, बात करें कि नंबर्स में कौन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली नंबर्स में लिपिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, अगर साइज में छोटे हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। हम लोग थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आज लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में जानेंगे, फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग एंकर प्रोटीन जो हमने आपको बताया था, अभी मैं क्लासिफिकेशन आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे मेम्ब्रेन टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो पहला लेक्चर था वहां पे हमने जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्लासीफाई किया था, एक बार उस चीज को मैं रिफ्रेश कर दूं, फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे 3 डिफरेंट कैटेगरी की प्रोटीन्स पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहां पे पाई जा रही हैं या फिर वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। इसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 तरीके की प्रोटीन हमने वहां पे क्लासीफाई किया था। आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक होती है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में मैंने बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन की पेरीफेरी भी पाई जाती है। पेरीफेरी का मतलब अब सेल में 2 टर्मिनल होंगे, एक तो साइटोसोलिक फेस होगा और दूसरा उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फेस होगा। ठीक है, तो या तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं या तो वो ईसीएम की तरफ पाई जाएंगी या फिर वो साइटोप्लाज्म की तरफ पाई जाएंगी। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। जब मैं भी डिटेल्स में इनकी डिटेल में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस वजह से ये यहाँ पे लाई कर पाती है, यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ये सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे होती हैं, वहां के एनवायरनमेंट में कैसे अडॉप्ट करती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी के बारे में हमने बात किया कि वो होती हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में मैंने बताया कि एटलीस्ट उनका एक पोर्शन ऐसा होगा जो मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा, या इसी को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, इनको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये होता है कि इनका एक पोर्शन ऐसा जरूर होगा जो कि मेम्ब्रेन के अंदर में जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कितनी बार ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कितनी बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग इनकी टोपोलॉजी डिसाइड होती है। मैं बात करूंगा मेम्ब्रेन प्रोटीन टोपोलॉजी में, मैं आपको बताऊंगा कि टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कितनी तरह की हो सकती हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग ये जानिए कि जो भी प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को स्पैन करती हैं, उनको आर पार होती हैं उनसे, या फिर उनका एटलीस्ट एक पोर्शन मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड रहता है, उनको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हमने आपको बताया था एंकर्ड प्रोटीन्स की। ठीक है, एंकर्ड प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होती हैं, ये ना तो पेरीफेरी भी पाई जाती हैं और ना ही पूरी तरह से इंटीग्रल होती हैं। ये क्या होती हैं, ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल से अटैच रहती हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर स्पैन करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे फैटी एसिड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रेनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, फॉर्नेसिल ग्रुप्स होते हैं, वहां से अटैच्ड होती हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल से लिंक होती हैं जो पहले से ही मेम्ब्रेन में अटैच्ड मॉलिक्यूल होते हैं, वहां से ये एंकर्ड रहती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एंकर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं इनके फंक्शन के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इन्हीं फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, मैं जब आपको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बताऊंगा, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बताऊंगा, एंकर्ड प्रोटीन बताऊंगा, तो इन सारे प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में हम लोग वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उस फंक्शन में जो भी टर्म्स आएंगे उनके बारे में भी हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोटीन्स होते हैं कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, हम इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन के मैक्सिमम फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, मतलब ज्यादातर फंक्शंस जो होते हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं हम लोग जस्ट एक लुक ले लेते हैं, फिर हम आगे चल के इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो एज ए ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लिपिड बाइलेयर होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो वहां से सीधे सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर, वो भी इजीली वहां से नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो तो वहां से पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, मैं आपको बना के फिर से दिखा दूं, जो लिपिड बाइलेयर होती है वो कुछ इस तरह से हमारी बनी होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारी एक लिपिड बाइलेयर है, तो मैंने कहा था कि ये पोर्शन पोलर होता है, ये पोर्शन नॉन पोलर होता है। तो अगर कोई आयन आना चाहे, मान लीजिए सोडियम आयन को सेल के अंदर आना है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके पास चार्ज है, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इस पोलर मॉलिक्यूल को इस पूरे हाइड्रोफोबिक रीजन को पार करके तब अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट इसको आसानी से अंदर नहीं आने देगा। ठीक, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो इस काम फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो उन प्रोटीन को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टर। अब इस ट्रांसपोर्टर में दो चीजें आएंगी, एक तो मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, कैरियर्स होते हैं। ठीक, मैं बताऊंगा आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। अब ट्रांसपोर्टर में दो कैटेगरी होती है, एक कैरियर्स होते हैं और दूसरे चैनल्स होते हैं। चैनल्स होते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाती हैं, इस तरह से चैनल बना देती हैं इन आयंस के लिए। ये आयंस क्या होते हैं, इन चैनल से आसानी से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कैसे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अब ये पोर्शन पूरा हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, इधर भी मान लीजिए इसी तरह की एक बाइलेयर होगी, ये पोर्शन भी हाइड्रोफोबिक है। तो ये आयन चैनल क्या करता है, यहाँ पे एक सील बनाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक जो रीजन होता है इसको सील कर लेता है। इस सील की वजह से ये यहाँ से जो आयन कंटेंट है, जो चार्ज मॉलिक्यूल है, वो आसानी से अंदर में आ जाता है। इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नॉन पोलर रीजन के कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट है थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हो जाता है और ये जो आयन है वो आसानी से अंदर चला आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया इनका, मेम्ब्रेन का जो भी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। दूसरा, ये क्या करती हैं, एंकर करती हैं, एंकर द मेम्ब्रेन टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखा है, इसके अलावा ये एक मेम्ब्रेन को दूसरी, एक सेल की मेम्ब्रेन को दूसरे सेल के मेम्ब्रेन से भी जोड़ने का काम करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल, टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं, और जो टिश्यूज होते हैं वो ढेर सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो वो सेल्स जो होती हैं वो सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, हमारी सारी सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो जो जंक्शन होता है जिसके थ्रू सेल्स जुड़ती हैं, वहां पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या फिर आप कहें कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रासेलुलर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग आगे चल के सेल सेल जंक्शन में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंटेंट होते हैं जैसे कि कोलेजन हो गया, फाइब्रोनेक्टिन हो गए, उन सब से भी जोड़ने का काम करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी हम उन लेक्चर्स पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एंकरिंग में काम करती हैं, हमारी बॉडी की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। फिर आता है रिसेप्टर्स फॉर एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल सिग्नल या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, ठीक है। हमारी सेल किस एनवायरमेंट में रह रही है, सेल अपनी फिजियोलॉजी को, अपने डिवीजन को और अपनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को उस अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है जिस एनवायरमेंट में वो रहती है। तो उस एनवायरमेंट में जो भी, मान लीजिए सेल्स किसी ऐसे एनवायरमेंट में प्लेस कर दी गई जहां पे स्ट्रेस की कंडीशन है, कोई भी स्ट्रेस है, मान लीजिए वाटर कम है या कुछ भी, वहां पे कोई भी स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को सेंस करने में ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो रिसेप्टर का काम करती हैं, ठीक है। जो वहां पे स्ट्रेस है वो क्या हो गया, वो सिग्नल हो गया, ठीक है। और उस सिग्नल को परसेप्ट करने के लिए जो वहां पे प्रोटीन मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। तो उन रिसेप्टर का काम कौन करती हैं, ये प्रोटीन्स करती हैं, ज्यादातर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स करती हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये रिसेप्टर की तरह काम करती हैं। इसके अलावा ये एंजाइम की तरह भी काम करती हैं। बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो जो बहुत सारे सेकंड मैसेंजर्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं भी, एड्रेनालिन साइक्लेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या करता है, जीपीसीआर के एक्टिवेशन के दौरान वो क्या बनाता है, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन करता है। एड्रेनालिन साइक्लेज एक तरह की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के सेल सिग्नलिंग वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। इसके अलावा बहुत कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बताने के लिए है, ठीक है। अगर मैं एक लेक्चर में सारी चीजें बताने जाऊंगा तो लेक्चर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग 1 बाय 1 करके सारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की और एंकर्ड प्रोटीन्स की, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोपोलॉजी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो टोपोलॉजी है, हमें उसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में ही डिस्कस करना है, तो इसलिए हम उस टॉपिक को अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे। विद एग्जाम्पल मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जब आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इस टाइम कुछ कारणों से जो लेक्चर्स हैं वो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहे हैं, थोड़ा सा डिलेड हैं, टाइमिंग का भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। वैसे तो मेरे लेक्चर्स का जो टाइम है वो 7:30 PM होता है। आपको लेक्चर्स ज्यादातर जो है 7:30 PM पे मिलते हैं, लेकिन 10 फरवरी तक हमारे लेक्चर्स थोड़ा सा डिले रहेंगे। आपको रात में मिल सकते हैं 10 बजे पे के अप्रॉक्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ पर्सनल रीजन से इस समय बिजी हूँ। लेकिन जैसे ही 10 फरवरी के बाद हम लोग वापस आएंगे तो आपको पर डे एक लेक्चर मिलेगा। 7:30 PM पे हर हाल में आपके लिए एक लेक्चर आएगा। और इसके साथ सेल मेम्ब्रेन तो हमारा चलता रहेगा, इसके साथ साइड बाय साइड मेरे पास बहुत सारे मेल्स ऐसे आए थे जिसमें लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल के कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएं। तो हम लोग सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जहां से क्वेश्चंस CSIR के एग्जाम में, ICMR के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वो सारी चीजें वहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। विद एग्जांपल आपको क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लगभग फिनिश करने वाले हैं। जैसे ही मैं आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बता दूंगा, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इंक्लूडिंग उसकी बायोकेमिस्ट्री, हम उसको सॉल्व कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और उसके अलावा आपको लिंक में मैं गूगल फॉर्म में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, जिसको आप लोग सॉल्व करके मुझे अपना रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ट्रिकी होंगे,
क्योंकि उतना टफ तो क्वेश्चन CSIR भी नहीं बनाएगा, मैं खुद से उस क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा, ठीक है, और वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको रिस्पांस अपना भेज सकते हैं, ठीक है। तो पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरे मतलब पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको सारी चीजें प्रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठें तो आपका जो दिमाग है वो चारों तरफ दौड़े, ठीक है। क्योंकि CSIR के एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे नहीं आते, और कभी कभी सीधे भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा घुमाता है वो, ठीक है। तो उस टाइप से मैं आपकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। तो कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ आप लोग बने रहेंगे तो आगे चल के डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने ही वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फीस का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो पैसे खर्च करके पढ़ नहीं सकते हैं, सिर्फ उनके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा जो लोग कहीं और पे पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट अपडेटेड नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। कई सारी बुक्स मुझे पढ़नी पड़ती हैं जहां से मैं सारे नॉलेज उठा के लाता हूँ, कई सारी बुक्स को मैं फॉलो करता हूँ, उसके बाद मुझे जाके कहीं कुछ आइडिया लगता है कि आपको क्या बताना चाहिए। ये पूरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने 3 बुक्स फॉलो किया है, उसके बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। हालांकि आपको बहुत सारे लेक्चर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और सबने बहुत अच्छे तरीके से सेल मेम्ब्रेन को समझाने की कोशिश किया है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखिए, बाकियों को मत देखिए, बिल्कुल आप डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले, आपको ज्ञान लेना है। बेसिकली आप नॉलेजेबल होने के लिए यहाँ पे आते हैं, किसी भी चैनल पे आते हैं, तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। अच्छी जगह से पढ़िए, या कभी भी कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स को फॉलो करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि उन्होंने क्या नहीं बताया है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इन चीजों के बारे में बताया हुआ है, आप लोग उसको जाके डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो आपको जो भी रिसोर्सेज जहां से मिल रहे हैं आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ भी रहिए, इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ाएं तो मैं पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगा, जितनी भी चीजें वहां पे छूटी हुई हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिए कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ। 10 फरवरी के बाद हम लोग रेगुलर वे में मिलेंगे, लेकिन आपको लेक्चर्स इस दौरान भी मिलते रहेंगे, थोड़ा सा डिलेड रहेंगे, 10 बजे के अप्रॉक्स आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन 10 फरवरी के बाद आपको पर डे एक लेक्चर मिलेगा, वो भी 7:30 PM पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आपको पूरी मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, हम लोग पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।